अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छा बेटा, हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और एर्गोनॉमिक्स में हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि एज के साथ साथ प्रोसीड होती हैं, हमने इसमें वो डिस्कस करनी है कि वो एज के साथ साथ कौन सी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में प्रोवोक कर रही हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे बॉडी के नॉर्मल रिस्पॉन्सेस डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे। उसके जो बंदे के वाइटल्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट रेट, पल्स ऑक्सीमीटर, ये तमाम चीज़ें नॉर्मल लाइन से, अपनी बेस लाइन से डिविएट करती चली जाती हैं। सेकेंडली, जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंटेगमेंट्री सिस्टम, हार्ट, किडनीज, मसल्स, जॉइंट्स, स्किन और हेयर्स, इसके अलावा इम्यूनोलॉजी, बॉडी की डिफेंस लाइन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जैसे कि पहले बॉडी में वर्क कर रही थी, एज के साथ साथ इनकी वर्किंग की एफिकेसी में और एफिशिएंसी में दोनों डिक्लाइन होती हैं। एक चीज़ होती है सेंस, एक होता है सेंसेंस। सेंसेंस होता है बेटा ओल्ड एज से रिलेटेड टर्म है, ये जीरेट्रिक्स से रिलेटेड टर्म है। और जो तमाम की तमाम पोस्ट मैचुरेशन चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो रिगार्ड करती हैं सेंसेंस को, ओल्ड एज की कॉम्प्लिकेशंस को। अब इसमें ग्रुप ऑफ अफेक्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं जो कि इंक्रीज एज के साथ हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है और उसका वल्नरेबल इफेक्ट होता है। पहली चीज़ तो ये याद रखें कि ये जो तमाम बायोलॉजिकल फिनोमेना है दैट कैन चेंजेस कम विद द इंडिविजुअल्स, चेंजेस कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल्स। ये ऐसे नहीं है कि किसी इंसान के अंदर बाहर की इन्वायरमेंट ही अफेक्ट कर रही है उसको, उसका भी एक रोल है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड है, ये फ्रॉम इननेट हमारी बॉडी ही रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में टाइम के गुजरते साथ साथ अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी में ये रिड्यूस्ड एफिकेसी शो करना स्टार्ट कर देंगे और ये जो चीज़ें हैं ये डिटरेशन में स्टार्ट हो जाती हैं और चेंजेस जो होती हैं इनका अफेक्ट जो इंडिविजुअल में होता है वो डिजास्ट्रस होता है। दूसरी चीज़ है बेटा, ऐसे देखें कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हार्ट की डिजीज़ हैं, राइट, जो किडनी के इश्यूज हैं, फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हैं, जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, इनके मेल में और फीमेल में अफेक्ट करने की एज वो वेरी करती है। दूसरा, ये पर्सन के सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर पर्सन का लाइफस्टाइल ही सेडेंट्री है, उनको ये चीज़ें अर्ली एज में भी हो सकती हैं। अब इनमें तमाम डिजीज़ में जो भी रेंज लिखी होगी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, पार्किंसनिज्म, इन तमाम की एक आपके पास प्रॉपर रेंज होगी एज की। कभी भी एक स्पेसिफिक एज नहीं दी होती किसी भी डिजीज के लिए कि इस एज में जाके इसने अफेक्ट करना है, नहीं, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी आपके पास और उस रेंज को प्रोसीड करना है आपने। सपोज एक जो डिजीज है वो अफेक्ट करती है अबव 40 से लेके 50 के दरमियान तक मेनली चांसेस होते हैं वो डिजीज अफेक्ट कर जाती है, राइट। एक डिजीज है वो 60 के बाद अफेक्ट कर रही है। अब 40 और 60 में इनकी डिजीजेस की रेंज में मेल की रेंज और फीमेल की रेंज, इनमें भी डिफरेंस है। ये चीज भी याद रखिएगा कि इनकी रेंज मेल की रेंज में और फीमेल की रेंज में, इन दोनों की रेंजेस में भी बेटा डिफरेंस होगा। एक बात तो ये याद रखें। दूसरी जो चीज़ है वो याद रखें कि इनकी जीन्स वाइज भी रेंज में और एफिकेसी में और डिजीज में फ़र्क होगा। मसलन जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं और अफ्रीकन अमेरिकन को अगर हम कंपेयर करते हैं वाइट्स के साथ, तो इनमें डिजीज़ में काफ़ी सारा डिफरेंस आएगा। जो एक डिजीज़ अमेरिकन में प्रोमिनेंट है वो अफ्रीकन में नॉमिनेट नहीं हो रही,
जो अफ्रीकन में नॉमिनेट हो रही है वो अमेरिकन में नहीं हो रही, और इनमें एज वाइज भी डिफरेंस होगा। दूसरी चीज है साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस में एक तो बेटा याद रखिएगा, अब एक कंपैरिजन शो किया होगा आपके बुक पे, वो ये है कि अगर हम एक 30 साल के बंदे को जो कि एवरेज पर्सन है उसको 75 साल के बंदे के साथ कंपेयर करें तो उसमें क्या क्या चीजें अब्रप्शन में होंगी, डिफरेंस उनमें क्या क्या होगा। पहली चीज तो देखें, देयर इज अ 92% ऑफ द ब्रेन वेट, 84% ऑफ द मेटाबॉलिक रेट, 70% ऑफ द किडनी फिल्ट्रेशन एफिकेसी एंड द 43% ऑफ द ब्रीथिंग कैपेसिटी। ये चीजें वेरी कर रही हैं इन दो एज ग्रुप्स में। हमने एक ग्रुप में 70 से 75 साल के बंदे लिए हैं, दूसरे में हमने नॉर्मल एजेड बंदे लिए हैं जो कि 30 ईयर्स के हैं। अब इनके दरमियान में इतनी तमाम सारी जो चीजें हैं, इनकी एफिकेसी में भी इतना डिफरेंस आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 35 ईयर्स ओनली। 35 साल में ब्रेन का वेट, मेटाबॉलिज्म, फिल्ट्रेशन रेट और ब्रीथिंग कैपेबिलिटी इतनी सारी अफेक्ट हो जाती है इन दैट एज। दूसरी चीज याद रखें कि हमारी जो स्किन है, एज के साथ साथ स्किन के ऊपर जो इलास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, स्किन के हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, और स्किन के हमारी जो इम्यून सिस्टम की डिफेंस लाइन है, ये तीन चीजें एज के साथ साथ कम होती हैं। पहली चीज, हमारी स्किन की डिफेंस लाइन जो इम्यूनिटी है, एज ज्यादा होती जा रही है, इम्यूनिटी कम होती जा रही है। दूसरा, जो इलास्टिसिटी है हमारी स्किन की, जिसकी वजह से हमारे हाथ के ऊपर झुर्रियां नहीं पड़ती, चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती, ठीक है, फोल्ड्स क्रिएट नहीं होते हाथ पे, ये इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। जैसे ही इलास्टिक कंपोनेंट कम होगा तो ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। थर्ड थिंग बेटा ये जो होती है, उसमें ये देखें कि स्किन जो है उसमें हमारी बॉडी में हेयर्स हैं। जो हेयर्स का काम होता है, ये होता है इंटेगमेंटरी सिस्टम से रिलेटेड, ये हमें सेंस प्रोवाइड करते हैं वाइब्रेशन की, टच की। आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ बॉडी के ऊपर से स्किन सेल्स और हेयर सेल्स ड्रॉप करते चले जाते हैं। जैसे ये चीजें ड्रॉप करती जाती हैं तो अब आपकी सेंसेशन जो है इंटेगमेंटरी सिस्टम की वो डिक्लाइन हो जाएगी। दूसरी ये चीज देखें कि स्किन के ऊपर रिंकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। मसल जो कैपेबल होते हैं हमारे पास मूवमेंट्स करने के लिए, जैसे स्माइल, लाफ्टर, फ्रॉन, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, रेग, इस तरह की तमाम हमारे जो एक्सप्रेशन स्किल्स हैं ये भी अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ रिंकल्स। मैजिटर और बक्सीनेटर मेनली दो मसल्स हैं हमारी चिन में, और मेन मसल्स यही होते हैं जो कि एक्टिविटी कर रहे होते हैं डूइंग द प्रोसेस ऑफ द च्यूइंग, डूइंग द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द एक्सप्रेशंस। अब जब ये दो मसल्स वीक होंगे, एक तो खाना खाते हुए डिफिकल्टी होगी, दूसरा रिस्पॉन्ड करते हुए बाय योर फेशियल एक्सप्रेशंस, इसमें डिफिकल्टी होगी। थर्ड थिंग है बेटा, हमारे पास स्किन के नीचे होती है सबक्यूटेनियस फैट। सबसे ऊपर होता है हमारे पास स्किन, सबक्यूटेनियस स्किन, उसके ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर नीचे स्किन, स्किन के नीचे हमारे पास होता है सुपरफिशियल फैशिया, फिर फैश, डी फैशिया के बाद फैट्स। अब जो फैट्स हैं स्किन के, एज के साथ साथ उनका इंसुलेशन कंपोनेंट होता है फैट का, दे आर एक्टिंग एज अ इंसुलेशन कंपोनेंट। जब एज के साथ साथ बॉडी लीन होती जाती है, फैट कंपोनेंट कम होते जाता है, तो इंसुलेशन जो बॉडी की होती है इन रिगार्ड्स टू द कोल्ड वो कम होती है, और ब्लड फ्लो जो होता है स्किन के अंडर एक्सट्रीमिटीज पे वो कम फ्लो करता है, एवेपोरेशन कम होती है। इन दोनों रिगार्ड्स में बंदे को सर्दी भी जल्दी लगती है और गर्मी भी जल्दी लगती है। सर्दी इसलिए जल्दी लगने लग जाती है क्योंकि उसकी इंसुलेशन कंपोनेंट जो कि सबक्यूटेनियस फैट प्रोवाइड कर रहा था वो डिक्लाइन हो गया। गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि जो हमारी बॉडी में नॉर्मल एवेपोरेशन होती थी और से स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं उनसे, उसकी एफिकेसी डिक्रीज हो रही है। जब उसकी एफिकेसी डिक्रीज हो रही है तो उसकी कंपोनेंट्स की एवेपोरेशन कम हो रही है। जब वो कम होगी तो गर्मी भी ज्यादा लग रही है और सर्दी भी ज्यादा लग रही है। दूसरी चीज होती है स्किन एंड द नेल कंपोनेंट्स। बेटा ये एट्रोफिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, लाइक दैट ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स। अब थिकन फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स और ग्रे नेल्स, इनमें कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि ओल्ड एज में होती हैं, लाइक दैट ऑफ द नेल्स जो होते हैं बेटा वो ब्रिटल हो जाते हैं, राइट। क्लबिंग स्टार्ट हो जाती है नेल्स में, नेल्स स्पून शेप हो जाते हैं, हमारा कैपिलरी रीफिल टाइम जो होता है वो डिले हो जाता है। ये चीजें एज के साथ हैं और ये जो अफेक्ट कर रहे हैं स्किन को और हेयर को, ये हमारी बॉडी के एट्रोफिक कंपोनेंट्स वाली साइड पे इंक्लूड होते हैं। आगे आता है स्केलेटन और मसल।
अब आर्थराइटिस, मेनली ओस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। सेकेंडली सॉफ्टनिंग ऑफ बोन में ओस्टियोप्रोसिस। ये दोनों एज रिलेटेड चीजें हैं। अब आर्थराइटिस में अगर आप इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की तरफ चले जाओगे तो जुवेनाइल आर्थराइटिस वो मेन एक चीज है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस एज रिलेटेड डिजीज है। ये तमाम की तमाम चीजें ओल्ड एज के साथ इफेक्ट हो रही हैं। अब आर्थराइटिस की मेल और फीमेल में एज चेंज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की मेल और फीमेल में एज चेंज, उनके हार्मोन्स का कंपोनेंट डिफरेंट, हार्मोन्स की अमाउंट, उनका डिस्चार्ज डिफरेंट, उन पे अफेक्ट होने वाली एज जो कि ये डिजीज कॉज करेगी वो भी चेंज। इसी तरह बेटा ये ओस्टियोआर्थराइटिस है जिसकी कॉज हमारे पास अननोन है। जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के, जो बोन्स हैं, इसको ओल्ड एज में जो चीज़ वीक आउट करती है, जो चीज़ डिजीज इसको इन्वॉल्व करती है वो होती है ओस्टियोआर्थराइटिस। डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है बेटा, हमारे एंड्स ऑफ बोन में ओस्टियोफाइट्स फॉर्म हो जाते हैं। ओस्टियोफाइट्स क्या करते हैं? बोन को ब्रिटल करना स्टार्ट करते हैं। अब बोन आखिरी से जो बोन के एंड होते हैं, बोन के सिरे होते हैं, वो भुरभुरे हो जाते हैं। जब हम उसको एक्सरे करा के एक्सरे में एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एपिफिसिस पे, एंड पे, डायफिसिस पे ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन नजर आ रही होती है। दूसरी बोन की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो गई होती है। थर्ड थिंग है हमारे पास बेटा रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस मेनली कम उम्र में होता है। इसमें लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते। पहली बात याद रखिएगा, इट कैन इन्वॉल्व द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। इट इज क्रोनिक एज वेल एज द इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका जो इंसिडेंस है वो वुमेन में 2 to 3 टाइम्स ज्यादा एज कम्पेयर टू द मेल। नेक्स्ट है बेटा ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें सॉफ्टनिंग होती है बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, मिनरलाइज्ड कंपोनेंट बोन का कम होता है, बोन ब्रिटल होती है, इजी टू ब्रेक होती है। मेनली इन्वॉल्व जो जॉइंट होते हैं इसमें होता है रिस्ट, हिप और वर्टिब्रास। तमाम वर्टिब्रास, सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रम, कोकेक्स, पूरी स्पाइन की बात हो रही है। आगे बेटा सैक्रोपीनिया। सैक्रोपीनिया, इसमें लॉस होता है आपके पास मसल मैस का अकॉर्डिंग टू द एज। मसल मैस, मसल बल्क डिक्रीज हो जाता है एज के साथ। होगा क्या? अब रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। जैसे ही मसल मैस कम हुआ, बॉडी लीन, जब बॉडी लीन हुई तो उसकी एफिकेसी की लोड बर्दाश्त करने की खत्म। जीआईटी की कॉम्प्लिकेशंस जो इन्वॉल्व होती हैं बेटा, इसमें एक तो याद रखें कि किडनीज जो कि फिल्ट्रेशन कर रही होती हैं और नेफ्रॉन जो कि उसका बेसिक यूनिट होता है ट्यूबुलर सिक्रीशंस का, ये अफेक्ट होता है। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में दो चीज़ें जो कि फिल्ट्रेशन कर रही हैं, ब्लड को प्योरीफाई कर रही हैं, वो अपना काम जब एज के साथ साथ प्रॉपर नहीं करेंगी तो जीआईटी की कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसमें इंजाइम्स और हार्मोन का रोल है, इनर्वेशन ऑफ द ट्रैक्ट्स का, पेन और इंटरनल सेंसेशंस, ये तीन चीज़ें आप लोगों को मेनली ओल्ड एज के पेशेंट में जीआईटी कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिलेंगी। कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम में आप ये देखें कि जैसे हार्ट टेंड टू मेंटेन इट्स साइज, एब्सेंस ऑफ अ डिजीज हार्ट टेंड टू मेंटेन इट्स साइज। डिजीज नहीं है, हार्ट का साइज कोई इशू नहीं हो रहा। जैसे ही हार्ट के वॉल्व्स की थिकनेस इंक्रीज हुई, अब जब थिकनेस इंक्रीज हुई है तो उसका डायमीटर हमारे पास कम हुआ है, उसके अंदर कोई ना कोई एम्बोलाई आया, उसके अंदर कोई ना कोई फैट सबक्यूटेनियस टिश्यू आया, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड फ्लो की अमाउंट कम हो जाएगी। जैसे ही अमाउंट कम होगी तो वो डिजीज कॉज करेगी। सेकेंडली बेटा ये हमारे पास है एथ्रियोस्क्लेरोसिस। एथ्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब है दैट इज द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं हार्ट की, सपोज कोरोनरी आर्टरीज, वो हार्ड हो रही हैं, अपनी उनकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, उनका इलास्टिक कंपोनेंट कंप्रोमाइज हो रहा है। अब जब इलास्टिक कंपोनेंट कंप्रोमाइज हो रहा है तो इट कैन कॉजेज द इस्केमिक हार्ट टिश्यू एंड डेवलप द ब्लड सप्लाई डिक्रीज। ब्लड सप्लाई कम हुई, वेन्स हार्ड हुई। इलास्टिक कंपोनेंट की वजह से ये इंपॉर्टेंट था कि वो ब्लड के फ्लो को मेंटेन कर रही थी। जब ज्यादा ब्लड आता था तो इलास्टिक कंपोनेंट रिलैक्स कर जाता था और ब्लड उससे आसानी से गुजर जाता था। जब वो हार्ड हो गया कंपोनेंट तो उसमें जितनी अमाउंट में पीछे से ब्लड आ रहा है उतनी अमाउंट में आगे जाएगा, लेकिन डिपेंड तब करेगा कि इलास्टिक कंपोनेंट तो है नहीं, उसकी एक स्पेसिफिक फ्लो मेंटेन हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी फ्लो भी नहीं मेंटेन कर सकते। क्यों? अगर पीछे से ज्यादा ब्लड आ रहा है लेकिन आगे रास्ता तो छोटा है, जाना तो उसने उतने में से ही है।
इलास्टिक कंपोनेंट क्या कर रहा था, अगर पीछे से ब्लड की अमाउंट ज्यादा आ रही है स्पोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सर्शनल एक्टिविटी, उसमें जो आर्टरीज हैं वो अपनी अमाउंट जो है थोड़ा सा बल्क मेंटेन करेंगी और ब्लड उधर से फ्लो करके आगे की तरफ जाएगा। एक तो ये चीज याद रखिएगा। बेटा एज रिलेटेड चेंजेस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती हैं वो होती है बेटा, याद रखें कि एयर ट्रैक, ब्रीदिंग, एब्डोमिनल मसल्स। अब इसको स्टार्ट करना है आपने नोज से लेके जाना है नीचे तक एल्वोलाई तक। नोज, फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, बंडल ऑफ एल्वोलाई। यहाँ पे अब एंड में आती है डेड स्पेस, और वो इंटरस्टिशियल स्पेस जहाँ से गैसियस का, कैपिलरीज का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई के साथ। ओल्ड एज में जब डेड स्पेस ज्यादा होगी, जहाँ पे डेड स्पेस ज्यादा हुई है वहां पे अब गैसियस एक्सचेंज कम, जैसे गैसियस एक्सचेंज कम हुआ है एंड जगह पे जाके, तब बॉडी में रेस्पिरेटरी चेंजेस इवॉल्व होंगी, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। दूसरा, जो इलास्टिक कंपोनेंट्स होता है हमारी बॉडी में, ट्रैकिया में, ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल्स में, वो खत्म होता जाता है। जैसे ही वो कंपोनेंट खत्म होता जाता है तब उनकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, इलास्टिसिटी कम हो रही है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस इवॉल्व हो रही हैं। एक चीज है उसे कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। अच्छा बेटा, अब यूरिनरी सिस्टम में ब्लैडर ऑफ द एल्डर इंडिविजुअल हैज द कैपेसिटी ऑफ लेस देन हाफ दैट ऑफ द यंग। मींस एक यंग अडल्ट बंदा है वो 600 ml ऑफ द यूरिन अपने यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर सकता है, और जो अडल्ट है उसका यूरिनरी स्टोरेज इन देयर ब्लैडर इज 250 ml। मसलन 600 का हाफ भी नहीं है, उससे भी कम है तो 50 ml। अब सपोज उस बंदे का ब्लैडर 200 ml तक फिल हो गया, राइट, एंड ही इज फीलिंग द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स एट दैट टाइम। अब एक बंदा था उसका ब्लैडर 600 ml था, वो अबाउट नियर बाय इस चीज को काफी देर तक बेयर कर सकता है। अगर वो 6 आवर्स तक, 7 आवर्स तक मेंटेन रखेगा अपनी नॉर्मल रूटीन को तो उसे फील नहीं होगा मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। लेकिन जो ओल्ड एज में बंदा है उसका ब्लैडर जैसे ही 200 ml तक फील हुआ उसे मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के इनिशिएशन सिग्नल्स आने लग जाएंगे। अच्छा, जो रेजिडुअल यूरिन होता है जो कि ब्लैडर के अंदर अबाउट पड़ा होता है एट एवरी टाइम, नियर बाय वो होता है 100 to 120 ml। 100 से लेके 120 ml तक का ब्लड यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एट द टाइम पड़ा होता है। अब 100 ml तो पड़ा था, सिर्फ 100 ml ऊपर से और आने की बात है तो उसे मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आ जाएगा ओल्ड एज में। एक तो ये यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस हेल्प होती हैं। दूसरा, उनमें मैच्योरेशन रिफ्लेक्स ओल्ड एज में स्टार्ट वक्त से पहले भी हो जाता है। मसलन ब्लैडर भी हाफ फील है लेकिन मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के सिग्नल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये एक और टेंशन है कि मेनली लॉन्ग टाइम वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, बंदा लॉन्ग सफर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आ रहा है, ही हैज टू गो फॉर वॉशरूम। सेकेंडली हमारे पास है जेनिटल सिस्टम की चेंजेस। बेटा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ओल्ड एज में जाके इनमें भी अल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब इसकी अल्ट्रेशन में क्या चीज है, एक तो बेटा हार्मोन्स के जो कंपोनेंट्स हैं ओल्ड एज में जाके उनमें वेरिएबिलिटी आएगी। जैसे हार्मोन्स की अमाउंट पहले पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा था अब वो वैसा नहीं कर रहा। जैसे हार्मोन्स पहले रिसेप्टर्स पे इफेक्ट हो रहे थे अब वैसे नहीं हो रहे। ओल्ड एज में एक तो याद रखें कि इसकी फिजियोलॉजी, सेकेंडली इस स्ट्रक्चर्स की, जेनिटल स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी, दोनों पे सिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसमें ये याद रखें कि जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेला की बात करें, एक्सटर्नल जेनिटेला में फोल्ड्स जो हैं हमारे पास, दे आर गोइंग टू बिकम लेस प्रोमिनेंट। स्किन की इलास्टिसिटी कम हो रही है और स्किन जो होती है दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर थिनर। स्किन पतली होती जा रही है, उसकी इलास्टिसिटी भी कम होती जा रही है, उसकी ब्लड सप्लाई भी कम होती जा रही है, उसकी जो एक्सटर्नल फोल्ड्स थी वो भी कम होती जा रही है। अब ये याद रखें कि ये जो चीज़ें 4 से 5 हैं पड़ी, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, बॉडी को एक्सटर्नल वायरसेस और बैक्टीरिया से प्रिवेंट करती हैं। तो यहाँ पे एक तो इम्यून डेफिशिएंसी भी हो रही है,
दूसरा फीमेल एज में ये ऑर्गन से खुद भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं, राइट। इसके बाद अगर हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे दो कंपोनेंट्स मेनली इंपॉर्टेंट है, एक है यूट्रस, एक है सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है उसका साइज एज के साथ साथ रिड्यूस हो जाता है, और जो यूट्रस है वो बेटा साइज रिड्यूस होने के साथ साथ इट इज़ बिकमिंग मोर फिब्रस, उसके एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी अमाउंट कम होती जाती है। यूट्रस में एक तो साइज कम हो रहा है एंड सेकेंडली इट इज़ बिकमिंग द मोर फिब्रस। जो इलास्टिक कंपोनेंट था खत्म हो रहा है उसका, अब वो हार्ड हो रही है और उसमें ग्लैंड्स की अमाउंट भी कम हो रही है। सर्वाइकल में देयर इज द रिडक्शन इन द साइज। ओवरीज जो हैं दे आर बिकमिंग irregular and uncompleted in size, और fibrilla that are the finger like projections that are present on the ovaries उनका साइज भी डिक्लाइन हो रहा है and that is leading to the menopause। mainly इसमें 40 से लेके 50 की एज जो होती है वो रेंज कहते हैं मेनोपॉज की। मेल जेनिटल ऑर्गन्स में बेटा एक चीज याद रखें इसमें हमारे पास दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द germ cells and sexual hormones in the old age, but the amount of producing these hormones is declining। germ cells और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, लेकिन जो पहले प्रोडक्शन हो रही थी उसकी निस्बत इसकी अमाउंट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सेकेंडली जो टेस्टिस होते हैं बेटा इनका साइज डिक्रीज हो जाता है और इनका इलास्टिक कंपोनेंट भी रिड्यूस हो जाता है। अब there is a reduced germ cell production in the old age according to the decrease in the blood supply and fibrosis। fibrosis में जो कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है वो बॉडी को हार्डनिंग की तरफ लेके चला जाएगा। तो जो सेक्सुअल कंटेंट्स हैं उनका इलास्टिक कंपोनेंट खत्म। अब जब इलास्टिक कंपोनेंट खत्म होगा तो उनका वेस्कुलर फिनोमेना भी इवॉल्व नहीं होगा। इस कंपोनेंट को रिजर्व ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये ओल्ड एज के साथ रिलेट कर रही हैं। अब सेक्सुअल ऑर्गन्स हमारा नॉर्मली जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ये तमाम के तमाम ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसी से रिकॉर्ड में है और इसी से कंसल्ट होती हैं। आप इसको एक दफ़ा बुक से पढ़ें, बुक से पढ़ने के बाद दोबारा आप लोग इस स्लाइड को पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी। ओके बेटा, थैंक यू।